प्यारे छात्रों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपका 5वां पीरियड है जो कि अर्थशास्त्र का होगा और इसी समय प्रतिदिन जो भी टॉपिक शुरू होगा वो कंटिन्यू रहेगा। तो बच्चों, पाठ्यक्रम के अनुसार अर्थशास्त्र के अंतर्गत खंड क में जो पहला टॉपिक है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसका क्षेत्र क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं और इसका महत्व क्या है, इस सभी का अध्ययन हम इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अर्थशास्त्र के लिए अपनी कॉपी लगा लीजिए और उस कॉपी में जो भी डेली पढ़ाया जाता है, जो मैं यहाँ पढ़ाऊँगा बोलूँगा, वो मैटर आपको सेंड करूँगा, आपके पास आता रहेगा और आप डेली उसे पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे। जब वो टॉपिक पूरा हो जाएगा 2 दिन में या 3 दिन में, जैसे ही टॉपिक पूरा हो जाएगा उसका कंप्लीट काम अपनी कॉपी पर करके और उसका फ़ोटो लेंगे और उसे मेरे पास सेंड करेंगे। मैं उसे चेक करूँगा किस किस बच्चे ने अपना काम नियमित रूप से किया है या नहीं किया है। तो बच्चों, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है। आपने अर्थशास्त्र विषय लिया है, अर्थशास्त्र को जाना है, इकोनॉमिक्स को जाना है, लेकिन अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थशास्त्र को भी 2 भागों में बांट दिया गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। इंग्लिश में व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको कि वृहत अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। तो बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र का इंग्लिश में मैंने नाम बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स, और हिंदी में इसका एक दूसरा नाम भी आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र भी सूक्ष्म अर्थशास्त्र की एक शाखा है। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है क्या। साधारण रूप से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं, इसका ये नाम क्यों पड़ा? चूँकि इसमें एक ही व्यक्ति की आय या व्यय, एक ही फर्म का एकल इकाई का अध्ययन किया जाता है, एक समूह का अध्ययन नहीं किया जाता। अर्थात यूँ कह लीजिए कि छोटे पैमाने पर यदि व्यक्तिगत इकाइयों का हम अध्ययन करते हैं तो वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा, और यदि हम बड़े पैमाने पर अनेक समूहों का अध्ययन करते हैं, अनेक फर्मों का अध्ययन करते हैं, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स, वृहत अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। तो बच्चों, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ और डिटेल में ये मैं बता रहा हूँ। माइक्रो शब्द जो है ये ग्रीक भाषा के मिक्रोक्स शब्द से बना है, जिसका अर्थ छोटा होता है। इस प्रकार माइक्रो छोटी इकाइयों से संबंधित है।
व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी अर्थव्यवस्था की अलग अलग छोटी छोटी इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाता है। दूसरे शब्दों में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशेष व्यक्तियों, परिवार, फर्मों, उद्योगों, विशेष श्रमिक आदि का विश्लेषण किया जाता है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता अपनी आय तथा व्यय में किस प्रकार संतुलन स्थापित करता है, यानी एक ही उपभोक्ता अपनी आय और व्यय में किस प्रकार संतुलन स्थापित करता है, इस बात का अध्ययन किया जाता है। एक उत्पादक अपनी फैक्ट्री में उत्पादन का प्रबंध किस प्रकार करता है, किसी एक वस्तु जैसे गेहूं या घी की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है। ऐसी अनेक आर्थिक समस्याएं हैं जिनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसमें उदाहरणार्थ निम्न प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है। एक उपभोक्ता दी हुई कीमतों एवं दी हुई आमदनी से किस प्रकार अधिकतम संतोष प्राप्त करता है। एक फर्म दी हुई कीमत पर कितना उत्पादन करेगी। एक उद्योग में वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होगी। उत्पादन के साधनों के परितोषण का निर्धारण कैसे होगा। विभिन्न उद्योगों में उत्पादन के साधनों का आवंटन किस प्रकार होगा। इन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे कि केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा अपनी फर्म में आय और व्यय का कैसे वो संतुलन करे ताकि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो, अधिकतम लाभ प्राप्त हो, वो किस प्रकार से उसको मैनेज करेगा, इन सब बातों का अध्ययन होता है। उसे पूरा अधिकार होता है कीमत निर्धारित करने का, एक दी हुई कीमत में अधिकतम उत्पादन करने का। ये सारे अधिकार उसे एकल व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने इसकी अलग अलग परिभाषा की है व्यष्टि अर्थशास्त्र की, जिनमें कुछ परिभाषाएं निम्नवत हैं। प्रोफेसर बोल्डिंग ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आर्थिक विश्लेषण में लिखा है। ये भी बात याद रखें कि प्रोफेसर बोल्डिंग की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम आर्थिक विश्लेषण है, इंग्लिश में इकोनॉमिक एनालिसिस। उसने परिभाषा दी है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, व्यक्तिगत कीमतों, मजदूरियों, आयों आदि वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ये बात ऊपर भी पढ़ चुके हैं आप कि विशेष फर्मों, विशेष परिवारों, यानी विशेष। उसने ये भी लिखा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र विशिष्ट आर्थिक घटकों एवं उनकी पारस्परिक प्रतिक्रिया और इसमें विशिष्ट आर्थिक मात्राओं तथा उनका निर्धारण भी सम्मिलित है का अध्ययन है। जबकि प्रोफेसर मेहता ने व्यष्टि अर्थशास्त्र को कुशों की अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी है, क्योंकि संबंध मुख्य रूप से व्यक्तिगत इकाइयों से रहता है। इन सभी परिभाषाओं से ये निष्कर्ष निकलता है और ये कहा जा सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जो विशिष्ट आर्थिक इकाइयों तथा अर्थव्यवस्था के छोटे भागों, उनके व्यवहार तथा उनके पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक इकाइयों और अर्थव्यवस्था के छोटे अंगों को सूक्ष्म चरों या सूक्ष्म मात्राएं भी कहते हैं। अतः व्यष्टि अर्थशास्त्र सूक्ष्म मात्राओं व सूक्ष्म चरों के व्यवहार का अध्ययन करता है। माइक्रो पहली बात मैंने क्लियर कर दी है, उसका अर्थ सूक्ष्म होता है।
उसके बाद आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या है। परिभाषा से उसकी विशेषताएं अपने आप ही क्लियर हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं, लेकिन फिर भी हम उनको नीचे पॉइंट्स में दे देते हैं। 4 विशेषताएं होती हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र की। सबसे पहली विशेषता है व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन। ये बात बिल्कुल क्लियर होगी हेडिंग से ही, व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन, चूँकि इसमें एक ही व्यक्ति की इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। एक ही व्यक्ति की अगर 10 फर्म हैं, 10 मिलें हैं, तो 10 मिलों का 10 फर्मों का अध्ययन हो जाएगा, लेकिन उन पर आधिपत्य या अधिकार केवल एक व्यक्ति का होना चाहिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत उत्पादन और व्यक्तिगत उपभोग की व्याख्या में सहायता करता है। इसका संबंध समूह या व्यापारिक स्थितियों से नहीं है। दूसरा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का अभाव। चूँकि ये व्यक्तिगत रूप से एक ही व्यक्ति से रिलेटेड होता है, एक ही फर्म से रिलेटेड होता है, इसलिए संपूर्ण अर्थव्यवस्था से अछूता रहता है, उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो ये बात क्लियर है, व्यक्तिगत अभाव इसमें पाया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक इकाई का रूप इतना छोटा होता है कि इसके द्वारा किए गए परिवर्तन का संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा पॉइंट है संपूर्ण अर्थव्यवस्था को स्थिर मान लेना। व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसी एक इकाई के आर्थिक व्यवहार की जांच और विश्लेषण करते समय देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था से संबंधित बातों जैसे राष्ट्रीय आय, कीमतों का स्तर, देश का कुल पूंजी विनियोग, कुल बचत तथा सरकार की आर्थिक नीति आदि को स्थिर मान लिया जाता है, अर्थात उनका अध्ययन नहीं किया जाता, उनका विवेचन नहीं किया जाता। फोर्थ है कीमत सिद्धांत। कुछ अर्थशास्त्री इसे कीमत सिद्धांत का नाम देकर बताते हैं कि इसके अंतर्गत मांग एवं पूर्ति द्वारा विभिन्न वस्तुओं के व्यक्तिगत मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। इसलिए ये कीमत सिद्धांत से रिलेटेड है, जहां मांग एवं पूर्ति द्वारा जो मूल्य का निर्धारण होता है वह केवल व्यक्तिगत रूप से होता है, सामूहिक रूप से नहीं होता। ऐसे में कोई भी व्यक्तिगत रूप से मूल्य निर्धारण में अपना मूल्य अधिक भी निर्धारित कर सकता है, उसको पूर्ण अधिकार होता है, अपने एकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 व्यष्टि स्थैतिक। व्यष्टि स्थैतिक ये मानते हुए कि समय विशेष में साम्य की स्थिति रहती है। एक दिए हुए समय पर व्यष्टि चरों के संबंधों का साम्य की स्थिति में अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की कीमत एक बाजार में उस वस्तु की मांग और पूर्ति के साम्य द्वारा निर्धारित होती है, सब जानते हैं। जहाँ मांग और पूर्ति का साम्य हो जाता है, संतुलन हो जाता है, वहीं मूल्य का निर्धारण होता है। व्यष्टिगत स्थैतिक दिए हुए समय पर इस वस्तु की साम्य या संतुलन कीमत का अध्ययन करेगी और पूर्ति की शक्तियों को स्थिर मान लेगी। यह रीति आंशिक साम्य विश्लेषण से संबंधित होती है।
इसे हम कहते हैं व्यष्टिगत स्टैटिक। दूसरा होता है तुलनात्मक व्यष्टिगत स्टैटिक। तुलनात्मक व्यष्टिगत स्टैटिक व्यष्टिगत चरों के संबंधों की साम्य स्थितियों की तुलना करती है। विश्लेषण की यह विधि संतुलन की दो स्थितियों को तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने में सहायक होती है। परंतु इस तथ्य पर प्रकाश नहीं डालती कि व्यष्टि संतुलन की स्थिति एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक किस प्रकार पहुंच गई है, इसका कोई विश्लेषण उसमें नहीं होता। तीसरा, व्यष्टिगत प्रावेगिक। व्यष्टिगत प्रावेगिक विश्लेषण उस समायोजन की प्रक्रिया का अध्ययन करती है जिसके द्वारा विशिष्ट चरों के संबंधों की एक संतुलन स्थिति से दूसरी संतुलन स्थिति तक पहुंचा जाता है। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण के लिए, एक बाजार में एक वस्तु की कीमत मांग और पूर्ति के संतुलन से निर्धारित होती है। यदि मांग में वृद्धि हो जाती है तो उस वस्तु के बाजार में असंतुलन हो जाएगा और असंतुलनों की एक श्रृंखला द्वारा उस वस्तु के बाजार में कीमत की अंतिम असंतुलन स्थिति में पहुंच जाएगा। व्यष्टिगत प्रावेगिक समायोजन की इसी प्रक्रिया का अध्ययन करता है, अर्थात अंतिम संतुलन की स्थिति तक पहुंचने के लिए असंतुलनों की श्रृंखलाओं का व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है कि अंतिम असंतुलनों की श्रृंखलाओं में कैसे हम पहुंच जाते हैं। बच्चों, ये आज मैंने व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा, उसकी विशेषताएं और व्यष्टि अर्थशास्त्र के प्रकार, इन तथ्यों को स्पष्ट किया है। ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, शेष टॉपिक कल लिया जाएगा और कल के टॉपिक में व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या हैं, ये 3 बातें ली जाएंगी। देखिए, ये बात बता दूं कि दोष एवं सीमाएं एक ही बात है, महत्व व प्रयोग एक ही बात है। कभी किसी वर्ष में महत्व दे दिया जाता है, प्रयोग पूछ लिया जाता है, कभी दोष कभी सीमाएं पूछ ली जाती हैं। और ये पूरा टॉपिक है, आपका पहला टॉपिक है सिलेबस में, पाठ्यक्रम में आपके। इसमें कभी क्वेश्चन आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए उसकी विशेषताएं एवं प्रकार बताइए। कभी आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, महत्व एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। किसी वर्ष कोई बात पूछ ली जाती है, किसी वर्ष कोई बात पूछ ली जाती है। हमने पूरे टॉपिक को करना है, इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हाफ टॉपिक आपका जो मैंने लिया है, सभी बच्चे अपनी एक कॉपी लगा लेंगे इकोनॉमिक्स के लिए और उसमें इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। जितना ये क्वेश्चन मैंने आज आपको पढ़ाया है आपके पास मैं सेंड कर रहा हूँ, सबके पास है और सब ने इसको अच्छी तरह से पढ़ लिया है। सभी अपनी कॉपी पर इसको लिखेंगे। शेष क्वेश्चन कल पूरा हो जाएगा और टॉपिक पूरा होने के बाद अपनी कॉपी से उसका फ़ोटो लेकर मेरे पास भेजेंगे। उस पर बच्चे का नाम ऊपर होना चाहिए। मैं देखूंगा किस किस ने काम पूरा किया है और नियमित रूप से जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसको आप पूरा करते रहिएगा।
कल फिर नेक्स्ट शेष भाग को लेंगे। धन्यवाद।